गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी इस कॉन्टिन्यूड वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। राइट बच्चों, तो अगर हम ओनरशिप की बात करते हैं तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो दो पार्ट में डिवाइड है। वन इज़ पब्लिक सेक्टर एंड सेकेंड इज़ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन से सेक्टर्स होते हैं? The government owns most of the assets and provide all the services. So public sector, those sectors which are run by the government. Okay, and these are the examples. You can see the Air India, Reserve Bank of India. All these are the public sectors which are controlled by the government. Then the private sectors. The ownership of asset and delivery of services is in the hands of private individuals or the company. यानी कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्रक वो क्षेत्रक हैं जो कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में या किसी कंपनी के हाथ में होते हैं. इट इज़ कंट्रोल बाय दैम, है ना. प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल कंपनीज विच कंट्रोल द सेक्टर्स इज नोन एज अ प्राइवेट सेक्टर. यू कैन सी द टाटा, वोडाफोन, all these are private companies and they are controlled by the individuals or the companies. Now we will do the classification on the basis of unemployment, on the basis of employment. So there are two type of classification. One is organized sector and second is unorganized sector. But जो unorganized sector वो sectors होते हैं which are registered by the government, where the employee got the regular employment, then the job security is there, then good facilities are there, then health facilities and education facilities, holiday facilities, leave facilities, all this comes under the organized sector which is registered by the government, is known as organized sector. Like army, you can see the people working in bank are also the organized sector. ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे बच्चों जॉब की सिक्योरिटी होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय को जल्दी से कोई निकाल नहीं सकता है, जहाँ पर एम्प्लॉय को हॉलीडे या लीव्स जो फैसिलिटीज़ हैं या आप कह सकते हो कि उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इज़ नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर. अब हम चलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. इस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड विच आर नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है. इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लोगों को बहुत घंटों घंटों तक काम करना पड़ता है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई लीव फैसिलिटी होती है, ना कोई हॉलीडे फैसिलिटी, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं. दीज आर नोन एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट रेगुलर. कोई नियमित रूप से कोई उनको जॉब नहीं होता है. जैसे कि मान लो कोई ये मजदूर आपको दिखाई दे रही है जिसने कि सिर पर ईंटें लेकर काम कर रही है ना, बोझ उठा रखा है उसने, और उसको कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है. जब काम होगा, बनेगा कोई फैक्ट्री या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा तब उसको काम मिलेगा. ऐसे यहाँ पे जो महिला सूत काट रही हैं चरखे में, उसका भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है. दीज आर कॉल्ड एज अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच इज़ नॉट रन बाय द गवर्नमेंट. अब हम चलते हैं बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट की ओर. अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? When a person is willing to work at the prevailing wage rate but fails to get a job, it is called unemployment. यानी कि जहाँ जॉब में पाने के लिए व्यक्ति इच्छुक होता है परंतु उसको उसके इच्छानुसार उसको जॉब नहीं मिलता है, तब उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट: सीजनल, डिस्क्रिट, स्ट्रक्चरल, सिनिकल एंड साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल. The unemployment which generates due to variation in season is called seasonal unemployment, है ना. ऐसे unemployment जब सीज़न के समय, मान लो सीज़न के समय तो उनको काम है और जैसे ही सीज़न ख़त्म हो जाता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. दिस इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. देन द डिस्क्रिट अनएम्प्लॉयमेंट, when more people are working than required. जहाँ ज़्यादा से लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिट अनएम्प्लॉयमेंट. देन व्हेन द जॉब इज़ फेल्स टू जनरेट जॉब्स, है ना. जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो जॉब्स ही नहीं दे पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. देन द एम्प्लॉयमेंट विच क्रिएट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, यानी कि आर्थिक संकट कंट्री में आ चुका है और इकोनॉमिक डिप्रेशन होने के कारण भी जो है लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है. दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको. देन when the unemployment happens because of transforming from one job to another. कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपना एक जॉब छोड़ देता है, ठीक है, और उस
छोड़ने के बाद उसको जब दूसरा जॉब नहीं मिलता है, जब तक उसको दूसरा जॉब नहीं मिलता है, तो वो जो गैप है, दैट चेंजिंग गैप इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ जॉब और जॉब के बीच में जो गैप आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो आई होप ये बच्चों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी पहली वीडियो मैं आपको कल शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टेरिटरी सेक्टर, है ना। तो अब हम अगर हम पढ़ते हैं कि भाई जो थर्ड सेक्टर हमारा, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट थर्ड सेक्टर, बिकॉज इट प्रोवाइड ऑल द बेसिक नीड्स टू द पीपल, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना। और टर्टरी सेक्टर जो है वो लोगों की डिमांड पर भी होता है, जितनी डिमांड होगी उस डिमांड के कारण जो टर्टरी सेक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों लाइक फैसिलिटी, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा हो गई है, तो वो और उनकी डिमांड क्या होगी, दे वांट गुड होटल्स, है ना, उनको एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी चीज़ जगह जाना है, तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बनाना है, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए उनको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, अच्छी बैंक फैसिलिटीज़ चाहिए, या इंश्योरेंस वो कराना चाहते हैं, तो दिस ऑल दैट इज़ वाई द टर्टरी सेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अवर कंट्री, ठीक है, विच प्रोवाइड हेल्प टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।